ओके, तो एक्चुअली आज के लेक्चर में हम ये वाला प्रॉब्लम लेने वाले, एक्चुअली 2003 को आया हुआ प्रॉब्लम है, मार्च 2003। ओके, रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर बाय कन्वर्जन। ओके, एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने 5 सिचुएशन दिया हुआ है, A to E सिचुएशन दिया हुआ है। हर एक सिचुएशन अलग है और दूसरे दूसरे कंपनी के, मतलब एक ही कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, अलग अलग कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिया हुई है। और उन्होंने अभी फर्स्ट आप देखेंगे, आप सन लिमिटेड रिडीम 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच by converting them into equity share issued at par at ₹10 each. ओके, मतलब 1 लाख। सर स्क्रीन शेयर करो ना। ओके, ओके, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल। ओके, the Sun Limited redeemed 1 lakh preference share of ₹100 each by converting them into equity share issued at par at ₹10 each. ओके, मतलब 100 रुपीज़ वाला जो प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, वो एक्चुअली कन्वर्ट करने का, एक्चुअली इक्विटी शेयर्स में 10 रुपीज़ ईच में कन्वर्ट करने का है। ओके, तो कन्वर्जन करते समय एक्चुअली दो तीन चीज़ एक्चुअली ध्यान रखने के, जो हमारे ओरिजिनल जो कंडीशंस थे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के, ओरिजिनल कंडीशन मतलब क्या, शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। ओके, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन था, मतलब सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन में दो सोर्स थे, एक आउट ऑफ फ्रेश इश्यू और दूसरा था एक्चुअली और दूसरा था आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, दो सोर्स थे एक्चुअली, लेकिन जब हम इक्विटी शेयर्स में जब कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो डिबेंचर्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो सोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अमाउंट एक्चुअली रेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, शेयर्स हम कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे एक सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में एक्चुअली इक्विटी शेयर्स भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी आएगा, डिबेंचर्स भी आएगा, तो वो कन्वर्ट होने वाले हैं सिर्फ। तो इसकी वजह से हमें एक्चुअली वो सोर्स की एक्चुअली ज़रूरत नहीं लगती। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, कि समझो हमने, जो हम प्रेफरेंस शेयर से जो रिडीम करने वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स है, उसका जो फेस वैल्यू है, तो उतना ही कभी शेयर्स इशू हो रहे हैं, नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो एक्चुअली वो सोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन समझो हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया और हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें एक्चुअली CRR क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी वो क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो CRR हम क्यों क्रिएट करते हैं, कि एक एग्जांपल ले लो। एक मैं यहाँ पर बैलेंस शीट एक्चुअली तैयार कर देता हूँ, बैलेंस शीट। ओके, ओके, बैलेंस शीट में देखो, इस साइड को एक्चुअली लाइबिलिटी साइड को इक्विटी शेयर से, ओके, इक्विटी शेयर से, उसके बाद में है डिबेंचर से, नहीं तो रिजर्व है, रिजर्व एंड डिबेंचर है। हाँ, समझो इक्विटी शेयर है 5 लाख रुपीज़ के। ओके, रिजर्व है हमारा 2 लाख रुपीज़ का, और डिबेंचर है हमारे 5 लाख रुपीज़ के। एक मिनट, ये भी 5 लाख रुपीज़ ही करता हूँ और ये भी 5 लाख रुपीज़ ही करता हूँ। ओके, और अभी एसेट साइड को, ये लाइबिलिटी साइड हो गया, ये एसेट साइड को फिक्स एसेट है। ओके, फिक्स एसेट है समझो 10 लाख रुपीज़ के, और अदर एसेट्स है, मतलब करंट एसेट वगैरह है, करंट एसेट है 5 लाख रुपीज़ के। ओके, हमारी एक्चुअली बैलेंस शीट एक्चुअली हर बार टैली होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट अभी टैली हो रही है 15 लाख रुपीज़ को। ओके, ये 15 लाख रुपीज़ को हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर अभी टैली हो रही है। ओके, तो एक्चुअली जो हम लोग जो CRR जो क्रिएट करते हैं, वो किसकी वजह से क्रिएट करते हैं, वो एक बात एक्चुअली ध्यान में रखना। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे डिबेंचर है 5 लाख रुपीज़ के। हम डिबेंचर को हम पेमेंट कब करते हैं एक्चुअली, जब जब समझो कंपनी कभी लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी कभी क्लोज हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो उस टाइम पे हम डिबेंचर को सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं। एक बात एक्चुअली यहाँ पर, एक बार यहाँ पर मुझे प्रेफरेंस शेयर लिखना जरूरी है ना, प्रेफरेंस शेयर, एक मिनट।
प्रेफरेंस शेयर ही लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपीज़। ओके, अभी जब कंपनी जब लिक्विडेशन हो रही है तो सबसे पहले पेमेंट किसको होता है एक्चुअली? डिबेंचर्स को पहले पेमेंट होता है। ओके, क्योंकि वो फर्स्ट हमें डिबेंचर्स को पेमेंट करने का, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट होगा और लास्ट में एक्चुअली इक्विटी शेयर को पेमेंट होगा। ओके, तो अभी जो डिबेंचर जो इशू किया है, जो 5 लाख रुपीज़ का जो डिबेंचर जो इशू किया है, तो उनको अभी सिक्योरिटी कितनी है? मतलब अभी सिक्योरिटी कितनी है, मतलब समझो कभी अभी कभी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो एसेट है वो 15 लाख रुपीज़ की है, एसेट है वो 15 लाख रुपीज़ की है, और पहले पेमेंट किसको होने वाला है एक्चुअली? डिबेंचर्स को पेमेंट होने वाला है। तो 15 लाख तो एक्चुअली 3 टाइम्स एक्चुअली सिक्योरिटी है डिबेंचर्स के पास, मतलब उसको 5 लाख रुपीज़ तो कंपलसरी मिलने, मतलब कंफर्म मिलने वाला है। ओके, लेकिन जब हम प्रेफरेंस शेयर जब रिडम्पशन करते हैं, वो हम क्या लिक्विडेशन के टाइम पे हम रिडम्पशन नहीं करते, तो रिडम्पशन का जो पीरियड रहता है 5 ईयर्स 10 ईयर्स, वो खत्म होने के बाद हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं। ओके, तो अब जब हमने समझो कभी प्रेफरेंस शेयर का अभी कभी रिडम्पशन कर दिया तो क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू नील हो जाएगी, और उसी टाइम पे यहाँ पे एसेट भी कम हो जाएगी उतने ही रुपीज़ का, मतलब बैंक कम हो जाएगी, नहीं तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट होल्ड कर देंगे तो उसमें से अमाउंट आएगी वो हम एक्चुअली कम कर देंगे, तो एक्चुअली हमारी जो एसेट है वो भी उतनी अमाउंट से कम हो जाएगी। देखो, क्योंकि बैलेंस शीट हमें टैली होने वाली है। ओके, जब लाइबिलिटी जब कम होगी तो उसी टाइम पे कुछ तो एसेट तो कम होने वाली है। ओके, तभी वो एक्चुअली मैच हो जाएगा हमारे कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट है वो मैच हो जाएगा। मतलब हम जब प्रेफरेंस शेयर जब रिडम्पशन करेंगे तो हमारे उतना ही एसेट भी कम होने वाला है। तो उस टाइम पे देखो, अभी अभी जो डिबेंचर होल्डर को जो सिक्योरिटी बची है वो कितनी बची है? 10 लाख रुपीज़ की, मतलब 2 टाइम सिक्योरिटी बची है। ओके, मतलब 5 लैक्स उनको एक्चुअली कभी जो 5 लैक्स उनको जो डिबेंचर जो इशू हुआ है, तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है एक्चुअली, उनको जो पहले जो 3 टाइम सिक्योरिटी मतलब 15 लैक्स की जो एसेट बची थी वो अभी 10 लाख की एसेट बची है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पेमेंट हो गया। मतलब डिबेंचर होल्डर को पहले पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन डेट आ गया तो प्रेफरेंस शेयर को अभी पहले पेमेंट हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया? डिबेंचर होल्डर की जो सिक्योरिटी है वो कम बची है अभी। ओके, डिबेंचर होल्डर की जो सिक्योरिटी है, डिबेंचर होल्डर की जो सिक्योरिटी है वो अभी कम बची है, मतलब 2 टाइम बची है। तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर उसको एग्री नहीं होने वाले, तो इसकी वजह से क्या करते हैं? सीआरआर क्रिएट करते हैं उसकी वजह से। ओके, तो सीआरआर जो क्रिएट करते हैं तो इसका एक्चुअली वही मतलब रहता है कि सीआरआर क्रिएट करते हैं यहाँ पर, तो सीआरआर यहाँ पर अभी 5 लाख कभी न्यू इशू नहीं हुआ तो सीआरआर यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ का क्रिएट हो जाएगा। उसी टाइम पे यहाँ पर एसेट भी इंक्रीज हो जाएगी उतने ही रुपीज़ की, क्योंकि सीआरआर आ गया मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई है, रिजर्व बढ़ रहा है, तो उसी टाइम पे उतना ही एक्चुअली एसेट बढ़ने वाला है। ओके, तो एसेट भी उतने में बढ़ जाएगी एक्चुअली, तो इसकी वजह से 15 लाख। तभी अभी देखेंगे तो यहाँ पर अभी जो डिबेंचर होल्डर की जो सिक्योरिटी मिल रही है वो भी 3 टाइम्स ही मिल रही है। ओके, डिबेंचर होल्डर को जो सिक्योरिटी मिल रही है तो इस टाइम पे भी इतने ही मिल रही। सीआरआर इशू करने के बजाय समझो यहाँ पर सीआरआर हमारा 2 लाख हमने कर दिया, और हमारा जो अदर शेयर्स है वो यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ कर दिया तो भी चलेगा, तो भी 15 लाख वो जो सिक्योरिटी है वो उतनी ही रह रही है, जो मतलब जो डिबेंचर होल्डर को जो 3 टाइम जो सिक्योरिटी मिल रही थी उतनी उनको सिक्योरिटी मिल रही है। ओके, तो इसकी वजह से 2 सोर्स है हमारे, एक फ्रेश इशू और डिविजिबल प्रॉफिट, तो दोनों सोर्स में भी हमें कुछ तो एक्चुअली इशू करना जरूरी है। ओके, मतलब फ्रेश इशू और सीआरआर उसमें से कोई तो एक्चुअली बढ़ना जरूरी है, जितना रुपीज़ का हम रिडम्पशन कर रहे हैं तो इतना एक्चुअली कुछ तो इशू होना जरूरी है। ओके, तो समझो इक्विटी शेयर जो हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीम हो रहा है, और उनको कभी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है और उनको प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो एक्चुअली जो ये जो फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा। समझो अभी यहाँ पर जो 1 लाख का प्रेफरेंस रिडम्पशन करने वाले, एक्चुअली 1 लाख नहीं है, एक्चुअली वो 10 लाख रुपीज़ का है, लेकिन समझो कभी 1 लाख का यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स था। ओके, मैंने यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर मैं सेम सिचुएशन पहली वाली लेता हूँ, 5 लाख रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर भी 5 लाख रुपीज़, और ये नहीं ले समझो अभी। ओके, तो 15 लाख अभी डिबेंचर होल्डर का सिक्योरिटी उतनी ही है। अभी समझो प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन कर दिया और उनको कभी इक्विटी शेयर इशू कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर 0 हो जाएंगे और इक्विटी शेयर से वो 10 लाख रुपीज़ के हो जाएंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उतनी सिक्योरिटी रहने वाली है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करके अभी ये देखो, ये अभी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करके हमने उनको कभी डिबेंचर का भी इशू कर दिया तो क्या होने वाला है?
डिबेंचर की जो ओरिजिनल जो डिबेंचर थे 5 लाख जो डिबेंचर थे उनको जो सिक्योरिटी है वो एक्चुअली कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब क्या होगा एक्चुअली, हमने कभी डिबेंचर जब वो इशू कर दिए तो डिबेंचर एक्चुअली बढ़ गए। ओके, डिबेंचर बढ़ गए, ये जो 15 लाख है वो 15 लाख ही रह गया। मतलब उनकी जो सिक्योरिटी थी वो पहले 3 टाइम्स थी, अभी 1.5 टाइम हो रही है, तो वो कम हो रही है। तो इसकी वजह से जब कभी डिबेंच प्रेफरेंशियल जब रिडम्पशन कर रहे हैं और उनको कभी डिबेंचर इशू कर रहे हैं अदर देन शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो उतने रुपीज़ का हमें सीआरआर उतना ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी 5 लाख रुपीज़ का हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, तो उतने रुपीज़ की हमारी यहाँ पर फिक्स एसेट भी बढ़ जाएगी। ओके, यहाँ पर उतने ही रुपीज़ की हमारी एसेट जो है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब 20 लाख रुपीज़ हो जाएगी। ओके, तो इसकी वजह से एक्चुअली जब हम प्रेफरेंशियल रिडम्पशन कर रहे हैं और अदर देन शेयर्स दूसरी चीज़ उनको इशू कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो एक्चुअली कम अमाउंट का इशू कर रहे हैं, जो ओरिजिनल अमाउंट था शेयर्स का उससे कभी कम कम अमाउंट का कभी इशू कर रहे हैं, तो जो कैपिटल है वो इंटैक्ट रहना जरूरी है। जो शेयर कैपिटल और रिजर्व है ना वो इंटैक्ट रहना उतना ही जरूरी है। ओके, तो इसकी वजह से कभी समझो शेयर कैपिटल रिडम्पशन प्रेफरेंशियल रिडम्पशन कर रहे हैं, उनको डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो हमें सीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। जितने रुपीज़ का कैपिटल डिक्रीज होगा उतना सीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। ओके, सेम सिचुएशन कभी प्रेफरेंशियल रिडम्पशन कर रहे हैं, उनको इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू है वो कम रुपीज़ का इशू हो रहा है, मतलब कम इक्विटी शेयर इशू हो रहा है जो ओरिजिनल था उससे, तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम पे भी हमको एक्चुअली जो है सीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। ओके, बाकी की जो चीज़ें वो तो सेम ही है, मतलब जो पहले था कि जितना जितना प्रीमियम रहेगा वो प्रीमियम एडजस्ट करना जरूरी है, वो तो करने का ही है। ओके, लेकिन जो मैं लास्ट प्रॉब्लम लिया था उसमें क्या किया था, डिबेंचर्स में कन्वर्ट किया, लेकिन उस वहाँ पर सीआरआर नहीं क्रिएट किया, नहीं तो कैश में कन्वर्ट किया, वहाँ पर सीआरआर क्रिएट नहीं किया, वो गलत है एक्चुअली। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब डिबेंचर में रिडम्पशन होगा, नहीं तो कैश में रिडम्पशन हो रहा है, तो हमें सीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। जितने रुपीज़ का हम रिडम्पशन कर रहे हैं डिबेंचर्स में और कैश में, तो उतने रुपीज़ का हमें सीआरआर क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि दो सोर्स है, जो फ्रेश इशू है और डिविजिबल प्रॉफिट है। कभी आप फ्रेश इशू में नहीं रिडम्पशन कर रहे हैं, मतलब जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अदर देन शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, उतने रुपीज़ का हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखते हैं एक्चुअली, अभी फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या कितने रुपीज़ का रिडम्पशन करना है एक्चुअली सन लिमिटेड, एक्चुअली यहाँ पर ये फर्स्ट में नीचे लिखता हूँ एक्चुअली फर्स्ट, अभी अलग अलग कंपनी है एक्चुअली। ओके, हर टाइम पे अलग अलग कंपनी एक्चुअली इन द बुक्स ऑफ, ये पहले सन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। ओके, फर्स्ट जर्नलिटी देखो क्या है, रिडम्पशन में पहले हमें ड्यू वाला एंट्री करने का है और बाद में रिडम्पशन ये कन्वर्जन वाला एंट्री करने का है। ओके, तो पहले ड्यू वाला एंट्री कितना होगा, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर से ऑफ ₹100 ईच। प्रेफरेंस शेयर कितना है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, ऑफ ₹100 ईच है। ओके, तो कितना रुपीज़ का हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख इंटू 100, मतलब 1 करोड़ रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे। ओके, उनको हमको एक्चुअली कैसे रिडम्पशन करने का, एक्चुअली पार में रिडम्पशन करने का है, और जो इक्विटी शेयर जो नए वाले इशू होने वाले वो भी पार में इशू होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो हमारे पहले ड्यू वाला एंट्री हो जाएगा, तो ड्यू वाला एंट्री क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रहेगा, 1 लाख इंटू 100। ओके, तो 1 करोड़ रुपीज़ के हो जाएंगे वो। ओके, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितना होगा, वो भी एक्चुअली उतना ही आएगा, 1 लाख इंटू 100। ओके, वो भी एक्चुअली 10 करोड़ रुपीज़ का ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार। ओके, नरेशन आएगा बिंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल एट पार। ओके, और सेकंड जर्नल एंट्री आ जाएगा, कन्वर्जन वाला एंट्री आ जाएगा। ओके, कन्वर्जन वाला क्या एंट्री होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना जरूरी है कि कितना इक्विटी शेयर उनको इश्यू होगा। ओके, कितना इक्विटी शेयर इश्यू होगा, इसके लिए एक्चुअली ये सेम कैलकुलेशन हम कर देंगे यहाँ पर।
यहाँ पर ही कैलकुलेशन बता देते हो आपको। ओके, हमें कितने शेयर्स होल्डर को हमें वो देने वाले हैं, एक्चुअली 1 लाख शेयर होल्डर को देने वाले। ओके, अमाउंट ड्यू फॉर 1 लाख शेयर होल्डर कितना आएगा, अब ये पार ही है, इसकी वजह से उसका कैलकुलेशन 1 लाख ही रहेगा। ओके, फेस वैल्यू कितनी है उनकी, 1 करोड़ रुपीज़ इंटू 100, ये फेस वैल्यू। उनको प्रीमियम देने का है क्या, नहीं, तो हमें कितना अमाउंट उनको रीपेमेंट करने का है, 1 करोड़ ही रीपेमेंट करने का है। अभी जो नया वाला जो क्या इशू होने वाला है, इक्विटी शेयर्स इशू होने वाला है। ओके, नया वाला इक्विटी शेयर्स इशू होने वाला है, और जो इक्विटी शेयर इशू होने वाला है उनका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और वो इशू प्राइस भी 10 ही रुपीज़ है, मतलब वो एक्चुअली नील, मतलब वो पार को इशू करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली कितना आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ जाएंगे, हमें कितने इशू करने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर्स हमें 10 लाख इक्विटी शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली कैलकुलेशन इतना कुछ नहीं था, 10 लाख इक्विटी शेयर क्योंकि वो पार्क को इशू करने वाला है एक्चुअली, और जो रिडम्पशन है वो भी पार्क को होने वाला है, तो इसकी वजह से सेम अमाउंट आ जाएगी एक्चुअली, 1 करोड़ 1 करोड़। ओके, 1 करोड़ 1 करोड़, मतलब यहाँ पर अभी अमाउंट कैसे लिखेंगे, मतलब 10 लाख इंटू 10। ओके, ऐसे अमाउंट हमने निकाली है, 10 लाख इंटू 10, हमें कितने नए शेयर इशू करने वाले हैं, 10 लाख रुपीज़ के नए शेयर इशू करने वाले हैं ऑफ रुपीज़ 10 ईच, तो उसका अमाउंट होता है 1 करोड़ रुपीज़, और इक्विटी शेयर कैपिटल को उतना ही अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बिंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स, ओके, बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। ओके, ये नरेशन आ जाएगा। ओके, 1 करोड़ 1 करोड़। अभी देखो जितना एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम किया उतना इक्विटी शेयर्स एक्चुअली इशू हुआ है, तो यहाँ पर एक्चुअली शेयर कैपिटल में कुछ भी कम नहीं हुआ है। ओके, मतलब जो कैपिटल है वो इंटैक्ट रहा है, कैपिटल में कुछ भी कम नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली CRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर जो है रिडम्पशन जो है, प्रीमियम को भी रिडम्पशन नहीं हो रहा है, तो प्रीमियम एडजस्ट करने की भी बात भी नहीं होगी। ओके, क्योंकि प्रीमियम पार को रिडम्पशन हो रहा है तो प्रीमियम तो नहीं है, तो प्रीमियम एडजस्ट की एंट्री भी नहीं होगी, CRR की भी एंट्री होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितना प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम कर रहे हैं उतना ही दूसरा शेयर्स एक्चुअली इश्यू हो रहे हैं, उतने ही दूसरे शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर CRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अभी दूसरी सिचुएशन देखते हैं, किसके बुक में एंट्री करने का, हमें मून लिमिटेड, अभी एंट्री करने की हमें मून लिमिटेड में एंट्री करने के। ओके, मून लिमिटेड, मून लिमिटेड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। मून लिमिटेड रिडीम द 55,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम, मतलब जो इक्विटी शेयर्स हम जो इशू करने वाले हैं वो 10% प्रीमियम को इशू करने वाले हैं। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है। प्रेफरेंस शेयर कितना है एक्चुअली, 55,000 है इंटू 10 है ना, ऑफ ₹100 ईच है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पहली एंट्री ड्यू वाली एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 55,000 इंटू 100, तो इतने शेयर्स हमें रिडीम करने का, और वो पार को रिडम हो रहा है, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर है, वो 100 रुपीज़ को ही रिडम्पशन होने वाला है। यहाँ पर उन्होंने प्रीमियम दिया नहीं है कि नहीं, तो डिस्काउंट भी दिया नहीं है, लेकिन जो नए शेयर इशू वाले होने वाले हैं एक्चुअली वो प्रीमियम के इशू होने वाला है। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर हमने एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट एंट्री हो गया, वो आ रहा है एक्चुअली एंट्री 55 लाख रुपीज़ का एंट्री आ रहा है। ओके, अभी कन्वर्जन वाला एंट्री करेंगे, लेकिन कन्वर्जन वाला एंट्री करने से पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितनी शेयर्स हमें इशू करने के, तो कितने एक्चुअली शेयर होल्डर है 55,000 है, तो अमाउंट ड्यू टू 55,000 शेयर होल्डर। ओके, उनका फेस वैल्यू कितना है 55,000 इंटू 100। ओके, प्रीमियम तो नील है, तो हमें रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा उनको, 55 लाख रुपीज़ रीपेमेंट करना पड़ेगा। जो नए जो इक्विटी शेयर्स हम इशू करने वाले हैं वो कितने हमें इशू करने के पड़ेंगे एक्चुअली, उसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ है, और प्रीमियम कितना है 1 रुपीज़ है, प्रीमियम कितना है 1 रुपीज़ है, मतलब हम टोटल अमाउंट हम कितना रीपेमेंट करने वाले हैं 10 + 1, मतलब उनको एक्चुअली जो नए शेयर जो इशू होंगे वो कितने, इशू प्राइस कितनी है उनकी 11 रुपीज़ इशू प्राइस है। ओके, तो हम
उनको देने का कितने 55 लाख रुपीज़ हमें उनको देने का है, और नया शेयर जो इशू करने का वो ₹11 पर शेयर को इशू करने का है। तो नए शेयर्स हमारे कितने इशू हो जाएंगे? 5 लाख के नए शेयर्स इशू हो जाएंगे। ओके, 5 लाख के नए शेयर इशू हो जाएंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 55 लाख, ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख इंटू 10 50 lakhs rupees, and two security premium account, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना आएगा? 5 लाख इंटू 1। ओके, तो ऐसे एक्चुअली हो गए, एक्चुअली 55 लाख रुपीज़ एक्चुअली हो गए। 55 लाख रुपीज़ का एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया, 5 लाख रुपीज़ फेस वैल्यू रहेगा इक्विटी शेयर का, वो क्रेडिट कर दिया, और सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपीज़, और 50 लाख एंड 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट कर दिया। लेकिन अभी इस बार देखो, एक्चुअली हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा कितना कम हो रहा है? 55 लाख रुपीज़ का कम हो रहा है। लेकिन जो इक्विटी शेयर जो नया इशू हो रहा है वो कितना इशू हो रहा है? 50 लाख का इशू हो रहा है। तो इस टाइम पे हमारा 5 लाख रुपीज़ का जो है, जो इक्विटी कैपिटल है वो कम हो रहा है, मतलब शेयर कैपिटल हमारा 5 लाख रुपीज़ से हमारा कम हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्चुअली कैपिटल जो है वो एक्चुअली कम हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना वो एक्चुअली डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना वो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल इंटैक्ट रखने के लिए हमें और एक जर्नल एंट्री ट्रांसफर करनी पड़ेगी CRR क्रिएट करने की। ओके, कैपिटल इंटैक्ट रखने के लिए हमें और एक एंट्री हमें ट्रांसफर करने पड़ेगी। वो एंट्री रहेगी CRR क्रिएट करने की। अभी हमें मालूम नहीं है एक्चुअली कितना एक्चुअली अमाउंट है, तो हम यूज करेंगे सरप्लस, यूज करेंगे सरप्लस। ओके, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, हमें कितना हमें शेयर यूटिलाइज क्रिएट करना पड़ेगा? 5 लाख रुपीज़ का। जितना हमारा कैपिटल डिक्रीज हो रहा है उतना हमें ज़रा CRR एक्चुअली क्रिएट करना पड़ेगा। बिंग CRR क्रिएटेड। ओके ओके, ये बात पता चली। हमारा शेयर कैपिटल कितना था? 55 लाख का था, और हमने रिडम्पशन करते समय नए जो शेयर कन्वर्ट कर दिए, तो वो कितने को कन्वर्ट कर दिया? 50 लाख को कन्वर्ट कर दिया। तो 5 लाख रुपीज़ हमारे डिक्रीज हो रहा है शेयर कैपिटल में। तो इसकी वजह से हमने क्या कर दिया? जो 5 लाख रुपीज़ जो डिक्रीज हो रहा है तो उतने का हम CRR क्रिएट कर देंगे। तो सरप्लस इन रिजर्व, ओके, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, मतलब यहाँ पर PNL अकाउंट जनरल रिजर्व वो एक्चुअली अकाउंट हम यूटिलाइज कर देंगे और CRR उतने का क्रिएट कर देंगे। ओके, अभी CRR क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि CRR ऐसा रिजर्व है वो हम सब टाइम पे हम यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ CRR एक्चुअली बोनस इशू करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो अदर रिजर्व रहता है, मतलब जनरल रिजर्व रहता है, PNL रहता है, वो किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट है वो, तो हम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अदर जो मतलब वो उसमें एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूज़ करने में लिए। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी एक्चुअली यूज़ करने में एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन है वैसे, लेकिन CRR जो प्रेफरेंस शेयर जो रिडम्पशन करते हैं तो वो एक्चुअली CRR क्रिएट करना जरूरी है। तो जितना हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितना डिक्रीज हो रहा है तो उतना ही नया शेयर्स एक्चुअली इशू होना जरूरी है। मतलब वो प्रेफरेंस शेयर इशू होने दो, मतलब कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर में कर देंगे तो भी चलेगा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना कैपिटल प्रेफरेंस शेयर का कम हो रहा है तो उतना ही एक्चुअली नया शेयर्स इशू होना जरूरी है। उससे कभी कम इशू हो रहा है तो हमें CRR क्रिएट करना जरूरी है। ओके, तो सेकंड सिचुएशन में देखेंगे, देखा हमने कि एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कन्वर्ट होते समय जो कैपिटल जो इशू हो रहा है वो कम इशू हो रहा है। तो इसकी वजह से हमने क्या कर दिया? ओके, अभी नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है C सिचुएशन। Mars Limited redeem the 1,80,000 preference share of rupees 10 each by converting them into equity share of rupees 10 each issued at 10% डिस्काउंट। कोई डिस्काउंट को इश्यू होने वाला है, तो अभी देखते हैं। यहाँ पर मार्स लिमिटेड है, ओके, मार्स लिमिटेड है। थर्ड सिचुएशन चालू है हमारी। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स है 1,80,000
1,80,000 के प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपीज़ ईच के, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, वो जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो फेस वैल्यू को ही कन्वर्ट होने वाले हैं। और जो नए शेयर जो इशू होने वाले हैं वो 10% डिस्काउंट को इशू होने वाले हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 1,80,000 इंटू 100, मतलब 1,80,00,000 है। ओके, 1,80,00,000 आ रहा है। ओके, अभी नए शेयर्स कितने इशू होने वाले हैं वो हम एक्चुअली देखते हैं। यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम कर देंगे, नए शेयर कितने इशू होने वाले हैं। तो हमें कितने शेयर्स है, 1,80,000 शेयर्स है, 1,80,000 शेयर होल्डर है। तो अमाउंट कितना ड्यू है वो पहले कैलकुलेट करने का हमें इस सिचुएशन में। तो फेस वैल्यू कितना है, 1,80,000 इंटू 100, मतलब 1,80,00,000 है। सॉरी, इंटू 10 है एक्चुअली, सभी जगह इंटू 10 है। प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 10 है, तो आ जाएगा 18,00,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इंटू 10 रहेगा, तो 18,00,000 आ जाएगा। प्रीमियम है क्या, जीरो है, तो 18,00,000 हमें रीपेमेंट करने का है। अभी जो नए इक्विटी शेयर जो इशू करने वाले हैं उनका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़ है। और इशू प्राइस कितना है एक्चुअली उनका, एक्चुअली इशू प्राइस 9 रुपीज़ है, इशू प्राइस 9 रुपीज़ है। मतलब 1 रुपीज़ हम प्रीमियम से, सॉरी 1 रुपीज़ डिस्काउंट से हम इशू कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट बोला है, तो 10 रुपीज़ का शेयर है वो 9 रुपीज़ को इशू हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर अमाउंट कितनी है अभी, 18,00,000 है। और हम इशू प्राइस हमारी कितनी है, 9 रुपीज़ है। तो नए शेयर्स कितने इशू हो जाएंगे, 2,00,000 नए शेयर्स इशू हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उतना ही रहेगा वो पूरा 18,00,000, 1,80,000 इंटू 10, ओके 18,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000 इंटू 10, 20,00,000 का आ जाएगा। और जो हम शेयर जो इशू करने वाले हैं वो डिस्काउंट को इशू करने वाले हैं। ओके, तो इसकी वजह से डिस्काउंट ऑन वो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट। ओके, अकाउंट डेबिट वो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 2,00,000 इंटू 1। ओके, 2,00,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के हमारे ये एंट्री कंप्लीट हो गया एक्चुअली। अभी देखो यहाँ पर एक्चुअली कम हो रहा है क्या शेयर, जितना हमने रिडम्पशन किया प्रेफरेंस शेयर, हमने कितने का रिडम्पशन किया, 18,00,000 का रिडम्पशन किया। और जो नया इक्विटी शेयर जो इशू किया है वो 20,00,000 का इशू किया हुआ है। ओके, तो हमारा जो कैपिटल इशू है वो ज़्यादा इशू है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैपिटल ज़्यादा इशू हुआ है एक्चुअली, इसकी वजह से ये जो एंट्री है वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये एंट्री नहीं होगी। ओके, क्लियर है। जब जब कभी एक्चुअली शेयर कैपिटल है वो कभी कम हो रहा है, जो जितना हम रिडम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का उससे कभी कम अमाउंट का कभी हम नया शेयर इशू कर रहे हैं, तो जितने कम अमाउंट का इशू कर रहे हैं उतना हमें सीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। ओके, ये एक बात एक्चुअली ध्यान में रखना। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं, लास्ट आई थिंक 2 पॉइंट बचे अभी। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, ये हो गया एक्चुअली मार्स लिमिटेड हो गया, अभी अर्थ लिमिटेड। ओके, अर्थ लिमिटेड में देखो क्या दिया हुआ है, रिडीम द 2,00,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3.5 पर शेयर बाय कन्वर्टिंग इनटू देम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 10% डिस्काउंट। मतलब जो रिडम्पशन हो रहा है वो 10%, सॉरी 3.5 पर शेयर प्रीमियम को रिडम्पशन हो रहा है, मतलब 35% प्रीमियम को रिडम्पशन हो रहा है। तो इसका जर्नल एंट्री आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेएबल on redemption of preference share account debit। ओके, वो भी डेबिट आ जाएगा। अभी ओके, एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, 2,00,000 इंटू 10 इंटू 10। ओके, क्या आ जाएगा अमाउंट, 20,00,000 अमाउंट आ जाएगा। ओके, उसके बाद में देखो उसको 3.5 पर शेयर एक्चुअली प्रीमियम से रिडम्पशन होने वाला है, तो इसकी वजह से 2,00,000 इंटू 3.5, तो वो आ जाएगा ₹7,00,000। और उस टोटल रीपेमेंट कितना होगा,
2 लैक्स प्लस 7 लैक्स, मतलब रीपेमेंट होगा 27 लैक्स को रीपेमेंट होगा. सो बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट प्रीमियम. ओके, ये एंट्री हो गई. और उसके बाद में हम देखते हैं एक्चुअली कि कितना शेयर्स नया इशू करने का है. उनको क्या इशू किया है? इक्विटी शेयर इशू किया है, 10% डिस्काउंट को इशू किया है. कितने शेयर्स हमें कन्वर्ट करने के? 2 लैक्स. ओके, 2 लाख शेयर है तो अमाउंट ड्यू टू 2 लाख शेयर होल्डर हमें कैलकुलेट करने का है. ओके, 2 लाख शेयर होल्डर कैलकुलेट करने का है, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2 लैक्स इंटू 10, इतनी फेस वैल्यू. और प्रीमियम कितना है? 2 लैक्स इंटू 3.5. टोटल 27 लाख उनको हमारी अमाउंट ड्यू है. ओके, अभी नए शेयर्स हमें इशू करने के, इक्विटी शेयर इशू करने के, उसका फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का कितना है? इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और डिस्काउंट है, सॉरी 10 रुपीज़ है, और डिस्काउंट भी 10% है. ओके, तो इसी वजह से 10 रुपीज़ का शेयर जो है, जो उसका इशू प्राइस कितना रहेगा? 9 रुपीज़ रहेगा. उसका इशू प्राइस रहेगा 9 रुपीज़. ओके, तो हमें अभी नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने का है. तो अमाउंट ड्यू है 27 लैक्स डिवाइड बाय 9, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 3 लाख शेयर्स हो जाएंगे. नए इक्विटी शेयर कितने इशू हो जाएंगे? 3 लाख इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे. ओके, तो अभी जर्नल एंट्री हम करते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 27 लैक्स आएगा. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्चुअली यहाँ पर ये प्रीमियम नील हो जाएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल है वो नीचे आ जाएगा, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा. यहाँ पर एंट्री ऐसी हो जाएगी क्योंकि डिस्काउंट को इशू कर रहे हैं नए शेयर. ओके, और इक्विटी शेयर कितना इशू हो जाएगा? 30 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर इशू हो जाएगा. 3 लाख इंटू 10, और यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ का प्रीमियम आ जाएगा. ओके, तो ऐसे डेबिट हो गया 30 लाख और क्रेडिट भी हो गया 30 लाख. ओके, तो अब इस टाइम पे देखो 20 लाख का एक प्रेफरेंस शेयर था. ओके, 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, और रिडम्पशन करके हम नया वाला जो कन्वर्जन करके नया वाला इक्विटी शेयर इशू होने वाला है वो 30 लाख का इशू हो रहा है. मतलब शेयर कैपिटल कम नहीं हो रहा है एक्चुअली. तो इसकी वजह से यहाँ पर CRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, लेकिन जो प्रीमियम जो पेएबल है वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. प्रीमियम पेएबल का एंट्री करना पड़ेगा. वो हम किससे एडजस्ट कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर देंगे, नहीं तो सरप्लस से एडजस्ट कर देंगे. ओके, 2 यहाँ पर डेबिट था, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा. सरप्लस अकाउंट डेबिट कितना था? 7 लाख रुपीज़ का. ये प्रीमियम एडजस्ट की एंट्री करनी जरूरत पड़ेगी. ओके, बीइंग प्रीमियम एडजस्ट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एडजस्टेड. ओके, ये एंट्री हो जाएगी. ओके, तो इस प्रकार के हमारा एक्चुअली यहाँ पर प्रीमियम था, इसकी वजह से प्रीमियम एडजस्ट का भी एंट्री करना पड़ेगा. ओके, अभी लास्ट सिचुएशन देखते हैं, ई वाला सिचुएशन, सैटर्न लिमिटेड. ओके, सैटर्न लिमिटेड का एक लास्ट वाला एंट्री है, वो कर देंगे एक्चुअली. ओके, इन द बुक्स ऑफ अभी क्या जर्नल एंट्री होगा? देखो, सैटर्न लिमिटेड रिडीम 1 लाख प्रेफरेंशियल ऑफर विच टेन इच एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5 कन्वर्टेड इनटू 12% डिबेंचर्स एट पार. उन्होंने डिबेंचर इशू कर दिया एट पार को. नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1 लाख इंटू 10. ओके, तो आ जाएगा 10 लाख रुपीज़. प्रीमियम पेएबल कितना है? 1 लाख इंटू 2.5, तो 2,50,000 का प्रीमियम आ जाएगा. टोटल अमाउंट पेएबल कितना रहेगा? 1 लाख प्लस 2,50,000. टोटल अमाउंट पेएबल आ जाएगा 12,50,000 रुपीज़. अभी कितने नए शेयर इशू करने के, उसका हमें कैलकुलेशन एक्चुअली करना पड़ेगा. कितने नए शेयर इशू करने जरूरी है उसका कैलकुलेशन हम कर देंगे. कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है. ओके, अमाउंट ड्यू टू 1 लाख शेयर होल्डर हमें कैलकुलेट करने का है. फेस वैल्यू कितनी है उनकी? 10 लाख रुपीज़ उनकी फेस वैल्यू आ जाएगी. 1 लाख इंटू 10. ओके, और उनको प्रीमियम कितने देने का है? 1 लाख इंटू 2.5, इतना उन्हें प्रीमियम देने का है. तो टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है? 12,50,000. यहाँ पर भी हमने निकाली है वो एक्चुअली कितनी अमाउंट ड्यू है, वो 12,50,000. अभी जो नए जो इशू करने वाले, तो नंबर ऑफ क्या इशू करने वाले? हम डिबेंचर्स इशू करने वाले. नए डिबेंचर्स हम इशू करने वाले, उसके फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और इशू प्राइस भी 10 रुपीज़ है.
ओके, तो यहाँ पर 12,50,000 उनको अमाउंट ड्यू है, डिवाइड बाय इशू प्राइस कितने 10 रुपीज़ है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, ओके डिबेंचर्स का फेस वैल्यू कितना है, एक्चुअली दिया ना ये हमने एज्यूम कर दिया 10 रुपीज़ है, ओके, तो 1,25,000 डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे, ओके। तो अभी देखते हैं कन्वर्जन का एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, पार को रिडम्पशन होने वाला है, पार को कन्वर्ट होने वाला है टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, 12% डिबेंचर है तो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है वो 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडीम बाय कन्वर्टिंग इनटू डिबेंचर्स इनटू 12% डिबेंचर, ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर। अभी इस टाइम पे देखो जो डिबेंचर इशू होने वाला है वो कितने रुपीज़ का इशू होने वाला है, 1,25,000 डिबेंचर इशू होने वाला है इंटू टेन मतलब 12,50,000 ही आ रहा है वो, ओके। अभी जितने शेयर्स थे उसने एक्चुअली शेयर्स इशू नहीं हुए, डिबेंचर इशू है हुए, इसके वजह से हमें CRR हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ओके, CRR अकाउंट, ओके। ये बात आपको एक्चुअली समझनी चाहिए, एक्चुअली जितने शेयर इशू किए थे, जब जितने शेयर्स हम रिडम्पशन कर रहे हैं उतने शेयर्स इशू हो रहे हैं क्या यहाँ पर, नहीं, हमारे क्या इशू हो रहे हैं, डिबेंचर इशू हो रहे हैं, तो जितने एक्चुअली हम फेस वैल्यू का जितना हम प्रेफरेंस रिडम्पशन करें उतने फेस वैल्यू का हमें CRR क्रिएट करना जरूरी रहेगा, तो हमें यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ का CRR क्रिएट करना जरूरी रहेगा, ओके। नरेशन आएगा बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR क्रिएटेड, ओके। और हम प्रीमियम को रिडम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम का भी एंट्री आ जाएगा यहाँ पर, ओके। फोर्थ एंट्री होगा प्रीमियम एडजस्ट का एंट्री होगा, ओके। तो प्रीमियम अमाउंट कितनी है, 2,50,000 है, तो उतना ही हमें एक्चुअली यहाँ पर प्रीमियम एडजस्ट करना पड़ेगा, सरप्लस से हम एडजस्ट कर देंगे क्योंकि उन्होंने एक्चुअली दिया नहीं है कि कितना एक्चुअली प्रॉफिट अवेलेबल है हमारे पास, कितना रिजर्व अवेलेबल है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर सरप्लस अकाउंट मेंशन करते हैं, सरप्लस में जो कोई रिजर्व रहेगा कंपनी का वो हम यूटिलाइज करके यहाँ पर रिडम्पशन कर देंगे, ओके। तो इस प्रकार के एक्चुअली एक एडिशनल बात याद रखना, जो ओरिजिनल कंडीशन है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के वो सभी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे कन्वर्जन के इसमें भी, ओके। जितने रुपीज़ का हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो शेयर्स में से शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, शेयर्स का शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने शेयर्स का हम कन्वर्ट करें उतने ही शेयर इश्यू हो रहे हैं क्या, या शेयर कैपिटल उससे कम हो रहा है, कभी कम हो रहा है तो हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। कैश में रिडम्पशन हो रहा है तो हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा, डिबेंचर्स में कन्वर्जन हो रहा है तो हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके, कन्वर्जन के प्रॉब्लम में, ओके। कोई क्वेरी है उसमें, ओके। इस प्रॉब्लम में कुछ क्वेरी है एक्चुअली आपकी, ओके। नेक्स्ट लेक्चर को हम नया टॉपिक एक्चुअली चालू कर देंगे, वो एक्चुअली रिडम्पशन ऑफ सॉरी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का हम सब जस्ट 5-6 टाइप्स का एंट्री है वो एक्चुअली एंट्रीज हम देखेंगे, ओके। कौन सा, रिडम्पशन ऑफ सॉरी इश्यू ऑफ डिबेंचर हम पहले देखेंगे और उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम चालू कर देंगे, ओके। तो कल का जो लेक्चर रहेगा वो इश्यू ऑफ डिबेंचर सॉरी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे रहेगा, ओके, क्योंकि डिबेंचर इशू करते समय हमें एक्चुअली प्रीमियम भी एडजस्ट करना पड़ता है, ओके। तो इसकी वजह से हम जो पहला लेक्चर है वो